एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अब जेनोस को देखते हैं जो कि घर वापस आता है और अब वो कार्मिला को सारी बातें बताता है कि एक ज़ॉम्बी किंग आ गया था और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर आ गया था। जिस पर कार्मिला भी कहती है कि हाँ, शायद से मेरा ही ऑरा लीक हो गया था जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी किंग अट्रैक्ट हो गया था। वो अब जेनोस से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगे। तो जेनोस कहते हैं नहीं, अगर तुम्हारी वजह से सराउंडिंग अफेक्ट होते हैं तो बेहतर यही रहेगा कि तुम मेरे साथ रहो। ये सुनने के बाद अब कार्मिला काफी थोड़ी सी शर्मा जाती है। वो अब जेनोस से कहती है कि तुम मुझ जैसी रैत से कह रहे हो तुम्हारी साइड रहने के लिए, तुम सही में काफी ज्यादा अजीब हो। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें अब एक इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि क्रिसोन से कहता है कि तुमने वो अनडेड को खत्म करने में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बाकी स्टूडेंट्स भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। जिसके बाद वो कहता है कि क्योंकि तुमने सबसे अच्छा काम किया, इसका मतलब है कि वो जो स्पेशल रिसर्च स्टूडेंट है जिसका नाम जेनो है वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाया। लगता है कि गोल्ड रेन के वो काम नहीं आएगा, चलो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने के बाद अब क्रिसोन भी अब अपने मन में थोड़ा सा घबरा जाता है। वो अब उसे सच बता देता है और कहता है कि जो जेनो है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। अनडेड के झुंड को और ज़ॉम्बी किंग को जेनोस नहीं हराया है, यही सच है, इसे मैंने अपनी आंखों से देखा। ये सुनने के बाद वो प्रोफेसर भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब क्रिसोन वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद क्रिसोन अब खुद से गुस्सा हो जाता है। वो अब जेनो से कहता है कि अब हम लोग बराबर हो गए हैं। अगली सीन में बर्नाल्डो को दिखाया जाता है जो कि जेनो से कहता है कि गोल्डन रिसर्च लैब तुम्हें बुला रही है, यानी कि वो लोग तुम्हें टीम में इनवाइट कर रहे हैं। तुम सही में कमाल के हो, तुमने वो जो अनडेड्स को हराया उससे सभी लोग का अटेंशन तुम पर आ गया है। ये सुनकर जेनोस कहता है कि लेकिन मुझे लगा था कि क्रिसोन सारा क्रेडिट लेकर जाने वाला है, तो ये सब कुछ मेरे पे कैसे आ गया। जिस पर रेनाल्डो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पर कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है, पर अभी भी तुम्हें गोल्डरन को इंटरव्यू देना है। गोल्डरन एक ऐसा पर्सन है जो कि पूरे रॉयल हॉस्पिटल की मेजोरिटी को कमांड करता है, इसलिए वो किसी एरे गहरे से नहीं मिलता है, वो इंटरव्यू लेता है। गोल्डरन काफी ज्यादा पर्टिकुलर है अथॉरिटी और ओनर्स को लेकर। तो जेनोस कहता है कि लेकिन वो तो एक एडवांस हीलर है ना, तो तुम तो एक एलिट हीलर हो, तुम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए हो। तो रेनाल्डो कहता है कि सच बताऊं तो मेरे पास वो पॉलिटिकल पावर नहीं है, और ऐसे भी मैंने जो अपना टाइटल है वो दवाइयां बनाकर गेन किया है। तो जेनोस कहते हैं ठीक है, अभी के लिए मैं जाकर उनकी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। अगले सीन में जेनोस अब गोल्डन के पास आ जाता है जहाँ पर अब वही प्रोफेसर बैठा था। वो अब जेनोस को बताता है कि मैं प्रोफेसर का सेकंड सेक्रेटरी हूँ। इसके बाद गोल्डन भी अब जेनोस से कहता है कि तुम स्पेशल स्टूडेंट हो ना, आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो। तो जेनोस कहता है कि मैं हीलिंग कर सकता हूँ। जो सुनकर गोल्डन कहता है कि ये तो काफी छोटा काम है, हर एक हीलर यही कर सकता है। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम्हें और भी ऊंचा उठने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये कंट्री पूरी हीलर से भरी हुई है। इस कंट्री की हिस्ट्री को हिस्ट्री ऑफ हीलर्स कहा जाता है। जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी होती है उसी के पास ज्यादातर बेनिफिट्स होते हैं रूल करने के। मैं भी फ्यूचर में ऐसे ही बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम काफी ज्यादा चीजें गेन करे, सभी लोगों को उनकी हैसियत के हिसाब से उनके साथ वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। हर जाने इक्वल वैल्यू की नहीं होती है, जो भी अमीर लोग होते हैं उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। वह जेनो से कहता है कि जो तुम्हारी क्लास में मैजिक सर्कल है जो तुमने ड्रॉ करा था, क्या तुम उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम किसी काम के हो या फिर नहीं, और अगर तुम काम के हो तो मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा। तो जेनोस भी मान जाता है। जिसके बाद वो उसी मैजिक सर्कल को एक पेपर पर ड्रॉ कर देता है। वो करने के बाद जेनोस कहता है कि ये तो मैंने कर दिया, पर इससे प्रूव क्या होएगा। तो गोल्डन कहता है कि इससे तुम्हारी हीलिंग मैजिक की नॉलेज पता चलेगी कि आखिर वो कितनी डीप है। इसके बाद अब गोल्डन भी अब जेनोस के उसी मैजिक सर्कल को देखता है और वो काफी हैरान हो जाता है। वो अब जेनोस से कहता है कि काफी सारे स्कूल्स हैं जो कि मैजिक सर्कल सिखाते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। अभी तक लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला है कि वहाँ तुम एजुकेशन लेते थे या फिर नहीं। जो लोग मेरे लिए काम करते हैं वो अपने आप को प्रूव करने चाहिए कि वो कैपेबल हैं या फिर नहीं। पर जो तुमने मैजिक सर्कल ड्रॉ किया है वो काफी कमाल का है, मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। इसके बाद वो जेनो से कहता है कि तुम हमारी लैब में कल से आ सकते हो। ऐसा बोलने के बाद अब गोल्डन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि गोल्डन की टीम अब आगे बढ़ रही होती है। वहीं जेनोस अकेला होता है। उसे देखकर क्रिसोन कहता है कि वहाँ क्या खड़े हो, आओ आकर लाइन में लगो। तो अब जेनोस भी लाइन में चला जाता है। वहीं पर क्रिसोन अब उसे कहता है कि इस समय पर इस ग्रुप में मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, लगता है कि तुमने भी हमारी लैब ज्वाइन कर ली है, इसका मतलब है कि तुम्हें रूल्स फॉलो करने होंगे। तो जेनोस भी कहते हैं ठीक है। वहीं क्रिसोन अब उसे कहने लगता है कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने इस ग्रुप को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने रेकमेंड किया था। अच्छी बात है कि तुमने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, मैं तुम्हारा यूज करके हमारे ग्रुप में और भी ऊपर बढ़ूंगा। तो जेनोस कहते हैं ठीक है, लेकिन हम सभी लोग जा कहाँ रहे हैं। जिस पर क्रिसोन कहता है कि ये प्रोफेसर गोल्डन की राउंड्स हैं, मतलब वो पेशेंट्स को देखने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद वो लोग अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। उन्हें देखकर जेनोस कहता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग की जरूरत है भी क्या। तो क्रिसोन कहता है कि वेट करो, तुम्हें अपना आप ही पता चल जाएगा। जिस पर जेनोस कहते हैं ठीक है, पर अब वो अब अचानक से आगे पहुंच जाता है जिससे कि वो गोल्डन के बारे में और भी कुछ जान सके। जेनोस अब देखता है कि वहाँ पर एक पेशेंट होता है जिसने अपनी एंकल को ट्विस्ट कर लिया था और उसे अब काफी दर्द हो रहा होता है। उसे देखकर गोल्डन कहता है कि ये तो एक स्प्रेन है, इसे ठीक करने में मुझे 3 लोग लगेंगे। ऐसा बोलने के बाद ग्रुप के 3 हीलर्स को एक साथ इकट्ठा करता है और वो अपनी पावर्स को यूज करके उन हीलर्स की लाइफ एनर्जी को ले लेता है और वो उन लाइफ
एनर्जी को इकट्ठा करके उस बंदे की चोट को ठीक कर देता है। उस बंदे का अब दर्द भी खत्म हो जाता है। इसके बाद जेनोस वापस आता है और अब वो क्रिसोन से पूछता है कि आखिर गोल्डरन ने ये कौन सा मैजिक यूज किया जहाँ पर उसे इतने सारे हीलर्स की जरूरत पड़ी। तो क्रिसोन कहता है कि प्रोफेसर की स्पेशलिटी है हेल्थ ट्रांसफर मैजिक। इससे वो दूसरे लोग की लाइफ फोर्स को ट्रांसफर करके दूसरे लोगों को हील कर सकते हैं। भले कास्टर पावरफुल ना हो फिर भी रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक पर्सन है जो कि इंजर्ड है, तुम उस पर्सन के अंदर किसी और की लाइफ फोर्स को ट्रांसफर कर देते हो जिससे कि उस घायल बंदे की रिकवरी और भी ज्यादा जल्दी हो जाती है। इसी को ही हेल्थ ट्रांसफर मैजिक कहते हैं। और जितनी ज्यादा इंजरी गंभीर होती है उतनी ही ज्यादा लाइफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उतने ही ज्यादा हेल्दी लोगों की जरूरत पड़ती है पेशेंट को ठीक करने के लिए। और चिंता वाली बात नहीं है, जो लोग भी अपनी लाइफ फोर्स को देते हैं उनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आता है, वो बस थोड़ा सा थका हुआ ही फील करते हैं। ये सुनकर जेनोस कहता है कि अब समझ आया कि आखिर गोल्डरन अपनी टीम में इतने सारे लोगों को क्यों चाहता है। तो क्रिसोन कहते हैं हाँ, पर एक और पार्ट है। गोल्डरन चाहता है कि इलेक्शन के अंदर वही डायरेक्टर बने। अब वही है कि अभी का जो डायरेक्टर है वो काफी जल्द रिटायर होने वाला है, तो गोल्डरन ज्यादा से ज्यादा वोट्स पाना चाहता है जिससे कि अगले इलेक्शन में वही जीते। क्रिसोन अब कहता है कि ये सारी चीजें देखकर तो लगता है कि गोल्डरन ही जीतेंगे और अगर मैं भी अच्छी परफॉर्मेंस देता गया तो मैं भी टॉप पर आ जाऊंगा। ये सुनकर जेनोस कहता है कि इतनी बात बता ही दी तो एक और बात बताओ, क्या तुम अफ्रेड नाम के बंदे को जानते हो। तो क्रिसोन कहते हैं हाँ, वो एक इडियट था। प्रोफेसर को उस पर काफी सारी होप थी पर वो गायब हो गया। तो जेनोस पूछता है कि क्या उसके गायब होने से पहले कुछ अजीब हुआ था। तो क्रिसोन कहते हैं हाँ, गोल्डरन ने उसे डिनर पर इन्वाइट किया था और उसी के बाद वो गायब हो गया था। प्रोफेसर इसी तरीके से ओकेजनली डिनर पार्टीज रखते हैं और वो वहाँ पर अपने फेवरेट लोगों को बुलाते हैं। काश मैं भी वहाँ जा पाता। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जेनोस ये सारी बातें आकर अब अर्नाल्डो को बताता है और कहता है कि इस तरीके से अफ्रेड गायब हो गया था, अब लगता है मेरा काम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। तभी अर्नाल्डो उसे रोकता है और कहता है कि ये तो बस एक हिंट है, असली एविडेंस तो ढूंढना बाकी है। हमारा अगला प्लान ये होगा कि तुम प्रोफेसर गोल्डन के फेवरेट स्टूडेंट बनोगे जिससे कि तुम उस डिनर पार्टी को इन्फिल्ट्रेट कर पाओ और पता लगाओ कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा। तो अब जेनोस भी अब मान जाता है और कहता है कि लेकिन एक और शर्त है, जैसे ये सारी चीजें पूरी हो जाएगी तुम्हें मेरे टीचर के बारे में मुझे बताना होगा। तो अर्नाल्डो कहते हैं हाँ, मुझे जितना पता होगा मैं बताऊंगा। ऐसा बोलने के बाद अब अर्नाल्डो काफी सारे सिक्कों को जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो जेनोस से पूछता है कि मुझे इन कॉइन्स को उठाना है पर मेरे पास समय नहीं है। तो अगर तुम मेरी जगह पर होते तो सबसे पहले तुम कौन सा कॉइन उठाते। मेरे ख्याल से तुम सभी उठाते, मेरा भी यही मानना है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों की जानों को इक्वली ट्रीट किया जाए। तभी अब वहाँ पर उमीन आ जाती है। वो अब अर्नाल्डो से कहती है कि आपके चलने का समय हो गया मीटिंग के लिए। तो अब अर्नाल्डो भी कहता है ठीक है और अब वो भी वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो जेनोस से कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, जिस पर जेनोस भी कहता है कि जितना मुझसे होगा मैं जरूर करूंगा। अगले सीन में हमें अब लिंगा को दिखाया जाता है जो कि जेनोस के घर पर पहुंच जाती है जिससे कि वो जेनोस के सामान को सूंघ सके, वो भी अकेले में। वो छुपके से घर के अंदर पहुंच तो जाती है पर तभी उसे वहाँ पर जोफिया मिलती है। वो यहाँ पर जेनोस के घर पर सफाई करने के लिए आई थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लोई भी आ जाती है। वो तो दरवाजा तोड़ते ही आ जाती है, वो भी यहाँ पर सफाई करने के लिए आई है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो तीनों ही मिलकर घर को साफ करने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग अब क्रिसोन को देखते हैं जो कि जेनोस से कहता है कि आज मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ मेरी मदद कराने का। आज हम लोग गोल्डरन के पपी का ख्याल रखेंगे। तो जेनोस भी कहता है ठीक है। वहीं क्रिसोन कहने लगता है कि अगर मैं इसी तरीके से काम करता रहूंगा तो गोल्डरन मुझ पर काफी ज्यादा इंप्रेस होंगे और मुझे प्रमोशन देंगे। तो जेनोस भी पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रमोशन हो, जिस पर वो कहता है हाँ, मैं जाकर फिर उसके बाद अपर क्रश ज्वाइन करूंगा, जिसके बाद मेरे पास काफी अच्छा खाना होगा, लड़कियां होंगी और नौकर चौकर होंगे, मैं जिंदगी अच्छे से एंजॉय करूंगा। जो सुनकर जेनोस कहता है कि मुझे लगा था कि एक हीलर तो सिर्फ लोगों को हील करता है। तो क्रिसोन भी कहता है मैं भी चाहता हूँ कि मैं काफी सारी बीमारियों को ठीक करूँ, पर हीलिंग मैजिक इतना ही पावरफुल नहीं है, चीजें की लिमिट होती है जो कि हम लोग कर सकते हैं। तभी वहाँ पर अब एक बंदा आ जाता है जो कि क्रिसोन से कहता है कि तुम फिर से गोल्डरन के कुत्ते का ख्याल रख रहे हो। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम होता है बोन्स। वो अब उस कुत्ते को देखकर कहता है कि ये कुत्ता मुझे काफी खराब लगता है। ये सुनकर क्रिसोन डर जाता है और कहता है कि ये गोल्डरन के सामने मत कहना, नहीं तो वो काफी गुस्सा हो जाएंगे। ये सुनकर गोल्डरन अब वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब जेनोस पूछता है कि ये कौन था। तो क्रिसोन बताता है कि ये गोल्डरन का पहला सेक्रेटरी है। ये लोग पुराने दोस्त है पर बोन्स कोई काम नहीं करता है, सारे दिन वो नशेड़ियों की तरह पड़ा रहता है। पता नहीं आखिर वो पहला सेक्रेटरी बन कैसे गया। इसके बाद अब क्रिसोन भी वहाँ से जाने वाला होता है पर तभी बोन्स अब वही दारू की बोतल को अब क्रिसोन की तरफ फेंक देता है और अब वो बोतल जैसे ही जमीन पर गिरती है वो जो पपी होता है वो डर जाता है। वो पपी अब इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अब क्रिसोन के हाथ से छूटकर अब आगे दौड़ने लगता है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि सामने से एक घोड़ा गाड़ी आ रही थी जो कि अब उस कुत्ते से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो कुत्ता अब घायल हो जाता है। जो देखकर क्रिसोन घबरा जाता है और वो उसे हील करने की कोशिश करता है पर वो उसे अच्छे से हील नहीं कर पा रहा होता है। भले वो उसे हील कर दे, इस डॉगी के ऊपर से जितने भी निशान है वो नहीं जाएंगे, स्कार्स के यानी कि चोट के। ये देखने के बाद अब क्रिसोन घबरा जाता है और कहता है कि अगर गोल्डरन को ये बात पता चली तो वो काफी गुस्सा
गुस्सा हो जाएंगे और मेरा कहीं प्रमोशन नहीं होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस डॉगी से ही माफी मांगता है, पर तभी अचानक से जेनोस अपनी पावर का यूज करके उस डॉग को एकदम अच्छे से हील कर देता है, जो देखकर क्रिसोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इस डॉगी के ऊपर कोई भी चोट के निशान ही नहीं होते हैं। क्रिसोन अब जेनोस से पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो अब कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। अगले सीन में जेनोस अब जैसे घर वापस आता है, वहाँ पर अब उसे उम्मीद मिलती है जो कि उसे कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ वॉक पर चलोगे। तो जेनोस भी मान जाता है, जिसके बाद वो वॉक करते हुए थोड़ा सा दूर आ जाते हैं, जहाँ पर जेनोस अब उसे कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। तो उम्मीद कहती हाँ, मुझे माफ कर दो, अगर मैं ज्यादा केपेबल होती तो सारा बर्डन तुम पे नहीं आता। अगर मैं पावरफुल होती तो तुम जो कर रहे हो वो मैं कर लेती। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस तरीके से इन सब चीजों में ड्रैग हो, इसलिए मुझे काफी पछतावा है। जिस पर जेनोस कहता है कि तुम इस तरीके से पछतावा क्यों कर रही हो, इन सब काम करने के लिए मैं पैसे भी तो ले रहा हूँ, तो मुझे इतनी कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी अगर मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो मैं कभी भी रॉयल हॉस्पिटल के अंदर आ ही नहीं पाता और मैं मेरे टीचर के बारे में और जान नहीं पाता। और अभी भी मुझे और भी काफी कुछ सीखना है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उमीन कहती ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो बता देना। वैसे तुम्हारे टीचर कैसे पर्सन थे। तो जेनोस कहता है कि सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। मेरे टीचर काफी ज्यादा शेडी थे। उन्होंने मुझे रीड करना, राइट करना सिखाया था और बाहर की दुनिया के बारे में बताया था। उसने मुझे हीलिंग करना भी सिखाया। मेरी पूरी जिंदगी ही उसी की है। ये सुनकर उमीन कहती है कि ये स्टोरी तो बिल्कुल मेरी और एर्नाल्डो की तरह है। मैं भी पूरी अपनी जिंदगी उन्हें ओ करती हूँ। जब मैंने हीलर बनने का डिसाइड किया था तब वही मेरे टीचर बने थे। उन्होंने अपना टाइम मुझे टीचिंग करने में लगाया कि वो इतना बिजी हो गए कि उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर चली गई, इसलिए अब उनका ख्याल मैं रखती हूँ। वैसे भी एर्नाल्डो मेरी मम्मी के छोटे भाई है, यानी कि वो मेरे मामा हैं। मैं इम्प्रूव तो करना चाहती हूँ पर मैजिक रिसर्च में मैं इतना ज्यादा योगदान नहीं दे पाती हूँ। तो जेनोस पूछता है कि लेकिन आखिर तुम कौन सी रिसर्च कर रही हो। तो उमीन कहती है कि मैं दवाइयों की स्टडी कर रही हूँ, जैसे कि आखिर एक दवाई को कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी पर रखना चाहिए। मुझे पता है कि सुनने में ये चीजें काफी बोरिंग लग रही होगी। जिस पर जेनोस कहता है हाँ, पर याद रखना लाइफ में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो हमेशा बोरिंग ही होती है। ये भी मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था। जो सुनकर उमीन कहती है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी और अंत में तुम्हें मुझे मोटिवेट कर रहे हो। तो जेनोस कहता है कि बेहतर ये रहता है कि कभी कभी दूसरों पर भी निर्भर हो जाओ। इस बात पर उमीन भी कहती हाँ। अगले सीन में वो लोग अब यहाँ से वापस जा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर क्रिसोन दौड़ता हुआ आता है। वो अब नीचे बैठकर जेनोस से कहता है कि प्लीज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगले सीन में हम लोग अब गोल्डन को देखते हैं, जो कि अब एक रूम से बाहर निकलता है, पर तभी उसका सेक्रेटरी कहता है कि लॉर्ड फिनल के साथ आपकी मीटिंग कैसी गई। जिस पर अब गोल्डन सच्चाई नहीं बताता है। वो कहता है कि अच्छी गई। इसके बाद हमें अभी उसी मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिनल गोल्डन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी को एग्जामिन करो। दरअसल एक हफ्ते पहले मेरी बेटी के चेहरे पर कुछ रैशेस हो गए हैं। मुझे लगा कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, पर वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये सुनकर गोल्डन कहता है कि सुनने में लग रहा है कि ये केस ओल्ड फेस का है। जो सुनकर फिनल कहता है कि क्या इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मैंने आपको पॉलिटिकली काफी मदद करी है, अब आपकी बारी है मेरी मदद करने की। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर अब गोल्डन अब कहने लगता है कि बीमारी जानलेवा नहीं है, पर अगर उस रैशेस की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो चुकी है, इसका मतलब है कि इस बीमारी की रूट काफी डीप हो गई है, जिसके लिए चेहरा अंदर तक कट करना पड़ेगा और उसकी वजह से निशान हो जाएंगे चेहरे पर। अगर काफी सारे लोग भी अपनी लाइफ एनर्जी देंगे तो मेरे ख्याल से निशान चले जाएंगे। पर फिनल की बेटी नहीं चाहती है कि उसे काफी सारे लोग देखें, इसलिए मैं काफी सारे लोगों को अपने साथ नहीं लेकर जा सकता हूँ। शायद इस काम में मैं एक बंदे की मदद ले सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद गोल्डन कहता है कि अभी मेरा मूड काफी खराब है, जाकर मैं अपनी पपी के साथ एंजॉय करता हूँ और अपने मूड को अच्छा करता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर उसे बोन्स मिलता है, जो कि अब गोल्डन को बताता है कि मैंने सुना कि तुम्हारे पपी के ऊपर एक कैरेज चढ़ गई। ये सुनकर गोल्डन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जरूर तुम्ही ने कुछ करा होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो अब बोन्स भी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। जिसके बाद वो गोल्डन को बताता है कि वैसे जो उस पपी को बेबी सिट कर रहा था, उसने उस पपी को काफी अच्छे से हील कर दिया, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बाद अब गोल्डन भी अब जल्दी से अपने डॉगी के पास पहुंचता है और अब वो देखता है कि उस डॉगी के ऊपर तो एक भी चोट के निशान नहीं होते हैं, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जिस भी किसी ने इसे हील करा है वो तो काफी कमाल का हीलर है। उसे लग रहा होता है कि इस डॉगी को क्रिसोन ने हील करा है। अगले सीन में अब क्रिसोन को दिखाया जाता है, जो कि जेनोस से मदद मांगने के लिए आता है। वो अब जेनोस से कहता है कि मुझे कहा गया है कि मैं एक नोबल की बेटी को हील करूं, और वो जो नोबल है वो 7 बड़े नोबल में से एक है, इसलिए मैं कोई गलती नहीं कर सकता हूँ। वो जेनोस से कहता है कि क्या तुम ओल्ड फेस नाम की
बीमारी के बारे में जानते हो। तो जेनोस कहता है कि लेकिन इसमें घबराने वाली क्या बात है, इससे कुछ नुकसान थोड़ी होता है, ये बस निशान रहता है। तो क्रिसोन कहता है हाँ, पर वो नोबल की बेटी नहीं चाहती है कि कोई भी उसके चेहरे को ऐसे देखे, इसलिए वो किसी के सामने नहीं आ रही है। जिस पर जेनोस कहता है कि तो फिर इस बीमारी को काट दो। तो क्रिसोन कहता है कि इस बीमारी की रूट काफी ज्यादा बड़ी है, अगर इसे काट के हटाया गया तो चेहरे पर काफी ज्यादा निशान आ जाएंगे, जो कि वो नोबल की बेटी नहीं चाहती है। और वो नोबल की बेटी है, अगर मैंने उसका चेहरा खराब कर दिया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो जेनोस कहता है कि तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो, उसे अच्छे से हील कर देना जिससे कि कोई निशानी ना हो। तो क्रिसोन कहता है कि ये करना तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा, लेकिन मुझ जैसे लोगों के लिए तो ये करना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर उमीन कहती है कि लेकिन इस काम को उन लोगों ने तुम्हें क्यों दिया। तो क्रिसोन कहता है कि गोल्डरन को लगा कि उनकी पपी को मैंने हील करा है। मैंने पिछली बार तो लोगों को बता दिया था कि उस ज़ॉम्बी किंग को मैंने नहीं हराया था, पर अगर इस बार मैंने फिर से सच्चाई बता दी कि उस पपी को मैंने हील नहीं करा तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे कि मैं झूठ बोलता हूँ और मुझे निकाल देंगे ग्रुप से। वो अब जेनो से कहता है कि तुम आज से मेरे भाई हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि फीनल ने अचानक से उन लोग को समन कर लिया और कहा कि अब सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वो उन लोग को बताता है कि शार्लेट यानी कि उसकी बेटी मना कर रही है कि वो सर्जरी नहीं करवाएगी। उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है। वो कह रही है कि वो नहीं चाहती है कि उसके चेहरे पर कोई भी निशान पड़े। वो अब गोल्डन से कहता है कि लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी बेटी को ठीक कर दोगे, वो भी बिना चेहरे पर निशान लाए। वहीं गोल्डन भी फंस जाता है। वो कहता है हाँ। इसके बाद अब फीनल कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को मना लो, उसे समझाओ कि कुछ नहीं होगा। तो अब गोल्डन भी मान जाता है, जिसके बाद वो शार्लेट से बात करने के लिए आ जाता है। वो अब शार्लेट को समझाने लगता है कि आपकी कंडीशन बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगी। वहीं शार्लेट अब कहती है कि मैं अपने चेहरे के पास ब्लेड नहीं लाने दूंगी, शायद से मेरे अपोनेंट ने ही तुम्हें भेजा होगा जिससे कि तुम जानबूझ के मेरा चेहरा खराब कर दो। जिस पर गोल्डन भी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पर अब क्रिसोन अब कहने लगता है कि मैं जाता हूँ उसे मनाने के लिए, वो मुझसे इतनी ज्यादा इंप्रेस हो जाएगी कि वो मुझसे शादी कर लेगी। ऐसा बोलने के बाद अब क्रिसोन भी शार्लेट से बात करने के लिए आता है और कहता है कि मैं प्रोफेसर का असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर शार्लेट गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे बात करने की, तुम बस एक असिस्टेंट हो, साइड हट जाओ। तो अब क्रिसोन भी रोते हुए वहाँ से हट जाता है। जिसके बाद अब जेनोस की बारी आती है शार्लेट को मनाने की। जेनोस अब गेट पर आकर शार्लेट से कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकती हो। जो सुनकर शार्लेट कहती है कि तुम्हारे अंदर लगता है मैनर्स नहीं है, अगर तुम भी एक असिस्टेंट हो तो चले जाओ। वहीं पर जेनोस कहता है कि अगर तुम्हें सर्जरी नहीं करवानी है तो मत करवाओ, अगर किसी के भी चेहरे के पास एक नाइफ आएगा तो वो तो डरेगा ही और वो बीमारी तुम्हें मारेगी भी नहीं। अगर तुम्हें नहीं करवानी है सर्जरी तो मत करवाओ, कोई भी जबरदस्ती नहीं है, पर अगर इस निशान को ऐसे छोड़ दिया गया तो बाद में जाकर तुम ऐसे लगोगी कि तुम एक बूढ़ी लेडी हो गई हो। ये सुनकर शार्लेट डर जाती है। वहीं जेनोस कहता है कि मेरा तो यहाँ का काम हो गया। ऐसा बोलने के बाद वो जा ही रहा होता है, पर तभी अब शार्लेट गेट खोलकर बाहर आ जाती है और अब वो उन लोगों से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अब उनसे पूछती है कि क्या ये सच है कि अगर इस बीमारी का कुछ नहीं किया गया तो मैं एक बूढ़ी लेडी की तरह दिखूंगी। तो गोल्डन भी कहता है हाँ। जो सुनकर शार्लेट कहते हैं कि तो फिर मैं क्या करूँ, जिस पर गोल्डन कहता है कि इसे रिमूव किया जा सकता है सर्जरी का यूज करके। तो अब शार्लेट फिर से डर जाती है और कहती है कि नहीं, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी, मैं सर्जरी तभी कराऊंगी अगर तुम लोग मुझे गारंटी देते हो कि मेरे चेहरे पर स्कार नहीं आएगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में जेनोस भी अब उसके पीछे चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि बालकनी में तो काफी सारी बर्ड्स होती हैं। वो भी अब उन बर्ड्स को देखकर कहता है कि एक तो चोटिल हो चुकी है। वो अब उस बर्ड को उठाकर अपनी उंगली में रख लेता है। वहीं पर शार्लेट भी कहती है कि ये मुझे गार्डन में कल मिली थी, लगता है कि ये मेरी तरह ही कभी भी उड़ नहीं पाएगी। शार्लेट अब दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं लाइफ को कभी भी पहले की तरह एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर जेनोस अब कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो। जिस पर वो कहती है हाँ, मैं चाहती तो हूँ, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे चेहरे पर कोई भी निशान पड़े। ऐसा बोलने के बाद वो जेनोस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझसे बात करना बंद करो, तुम्हारे अंदर मैनर्स भी नहीं है, आखिर तुम क्या समझते हो कि मैं क्या हूँ। तो जेनोस कहता है कि तुम एक मरीज हो। ऐसा बोलने के बाद वो उस बर्ड को हील करने के बाद उड़ा देता है, जो देखकर शार्लेट काफी शौक हो जाती है। वहीं जेनोस भी अब उसे कहता है कि अगर तुम परेशानी में हो और अगर तुम्हें ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं तुम्हें जरूर ट्रीट करूंगा, क्योंकि तुम एक पेशेंट हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक नोबल हो, अमीर हो, गरीब हो या फिर एक जानवर भी क्यों ना हो, लोगों को हील करना मेरा काम है और मैं वो करता रहूंगा। तुम भी पहले की तरह डांस करना चाहती हो ना, देखो ये बर्ड भी पहले की तरह उड़ पा रहा है, अगर तुम चाहती हो तो तुम भी उड़ पाओगी। तो ये सुनकर शार्लेट अब मान जाती है सर्जरी कराने के लिए। अगले सीन में अब सर्जरी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोल्डन अब उन लोगों को धमकी देता है कि ये सर्जरी सक्सेसफुल होनी चाहिए। ये सुनकर क्रिसोन घबरा जाता है। तो जेनोस कहता है चिंता मत करो, सर्जरी मैं कर लूंगा। ये देखकर अब गोल्डन अब कहने लगता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कह रहे हो, सर्जरी क्रिसोन ही करेगा क्योंकि इसी ने तो मेरी पपी को भी ठीक किया था। वहीं क्रिसोन अब सच्चाई बता ही नहीं पा रहा होता है कि उसकी पपी को उसने नहीं बल्कि जेनोस ने हील किया था। वो कुछ भी कह नहीं पा रहा होता है और अब उसे सर्जरी शुरू करनी पड़ती है। वो सर्जरी करते हुए काफी
ज्यादा घबरा रहा होता है, जो देखकर जेनोस अब उसे समझाने लगता है कि आखिर किस तरीके से सर्जरी करनी है। और अब देखते देखते जेनोस उसे सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। वहीं पर क्रिसोन अब सर्जरी कर रहा होता है। क्रिसोन सर्जरी को काफी अच्छे से कर रहा होता है, जो देखकर गोल्डरेन भी इंप्रेस हो जाता है। तभी क्रिसोन अब देखता है कि ये जो बीमारी है इसके जो रूट है वो शार्लेट की नर्व्स यानी कि नसों के साथ उलझ चुकी हैं। रूट्स को कट करने के लिए उसे नसें भी कट करनी पड़ेंगी। ये देखकर गोल्डन कहता है नहीं, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो शार्लेट का चेहरा बदल जाएगा, क्योंकि नसों को रिपेयर करना काफी मुश्किल होता है। जिस पर अब क्रिसोन कहता है कि लेकिन अगर हम लोग रूट्स को ऐसे छोड़ देंगे तो ये तो फिर से ग्रो हो जाएगा। एक काम करते हैं, अभी हम लोग सर्जरी बंद कर देते हैं और इसे बोलते हैं कि सेकंड सर्जरी कर लेंगे हम लोग रॉयल हॉस्पिटल के अंदर। तो गोल्डन कहते हैं नहीं, अभी ही हमें इस बीमारी को ठीक करना होगा, नहीं तो बाद में ये और भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस आ जाएगी। हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, इसे कट कर दो। अगर हम लोग रूट्स को ऐसे छोड़ देंगे तो इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए नसें काट दो। जो सुनकर क्रिसोन कहते हैं कि लेकिन ऐसा करने से तो शार्लेट का चेहरा बदल जाएगा। ये सुनकर गोल्डन कहता है कि लेकिन हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। वहीं पर अब क्रिसोन डर रहा होता है ये सब करने से, पर अब गोल्डन उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती नसों को काट देता है और अब वो इस चीज का झूठा इल्जाम अब क्रिसोन के ऊपर लगा देता है। वो अब कहता है कि अब हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हम लोग अब शार्लेट को हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे और मैं वहां पर अपने हेल्थ ट्रांसफर मैजिक का यूज करके इसकी नसों को ठीक कर दूंगा। वहीं क्रिसोन ये सब कुछ अब देखकर काफी ज्यादा शौक हो रहा होता है। वहीं पर अब जेनोस से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता है। वो उनसे कहता है कि तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, रॉयल हॉस्पिटल में भी जाने की जरूरत नहीं है, सर्जरी मुझे करने दो। शार्लेट ने हम पर विश्वास किया है, मैं उसका ये विश्वास टूटने नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरी पेशेंट है। ऐसा बोलने के बाद अब जेनोस शार्लेट को अब सर्जरी करने लगता है और उसे वो काफी अच्छे से ठीक कर देता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जेनोस सर्जरी को सक्सेसफुली पूरा कर देता है। अगले सीन में अब शार्लेट को जैसे होश आता है वो अब अपने चेहरे को देखती है और अब वो ये देखकर काफी इमोशनल हो जाती है कि उसकी बीमारी ठीक हो गई है। उसे याद आ रहा होता है कि उसकी सर्जरी जेनोस ने करी थी। वो अब अपने फादर से पूछने लगती है कि आखिर वो बंदा कहाँ गया जिसके अंदर मैनर्स नहीं थे। तो फिनल कहता है कि वो तो नहीं पता, लेकिन सर्जरी गोल्डरेन ने काफी अच्छे से करी है, अगली बार इलेक्शन में मैं उन्हें काफी अच्छे से सपोर्ट करूंगा। वहीं शार्लेट को तो यही याद होता है कि उसकी सर्जरी जेनोस ने करी थी। वो पूछती है कि आखिर वो कहाँ गया, यानी कि जेनोस। तो एक बंदा अब उसे बताता है कि उस बंदे का नाम जेनो था और वो चला गया। ये सुनने के बाद फिनल भी अब शार्लेट से कहता है कि आखिर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। वहीं शार्लेट अब स्माइल करते हुए बालकनी में आ जाती है और कहती है ओह, तो उसका नाम जेनोस है। अगले सीन में हम लोग जेनोस, उमीन और एर्नाल्डो को देखते हैं जो कि एक साथ काम कर रहे होते हैं। वहीं पर एर्नाल्डो अब जेनोस से पूछता है कि वो सर्जरी कैसी गई, जिस पर जेनोस भी कहता है कि अच्छी गई। ये सुनकर एर्नाल्डो कहता है कि अब प्रोफेसर तुम्हें काफी ज्यादा हाईली मानते होंगे, तुमने उन्हें इतना इम्प्रेस जो कर दिया होगा। तभी वहाँ पर क्रिसोन आ जाता है। वो अब जेनोस को बताता है कि तुम्हें और मुझे इनवाइट किया गया है गोल्डरेन के डिनर पार्टी में। ये सुनने के बाद एर्नाल्डो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो जेनोस से कहता है कि तुमने तो अपना मिशन पूरा कर लिया। वहीं उमीन अब क्रिसोन से कहती है कि आखिर तुम इतने खुश क्यों नहीं हो, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका यूज करके तुम एक ऑफिसर बन सकते हो, तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है, तुम यही तो चाहते थे। जिस पर क्रिसोन भी कहते हैं हाँ। ये सुनने के बाद वो खुश हो जाता है और वो जेनोस से कहता है कि चलो जल्दी से चलते हैं, वो डिनर पार्टी इवनिंग में है, मैं तुम्हें तभी मिलूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद अब एर्नाल्डो जेनोस को कांग्रेचुलेशन करता है और कहता है कि तुम पहले पर्सन हो जिसे गोल्डरेन ने इतनी जल्दी इनवाइट किया है, हमारी मेहनत रंग ला रही है, तुम्हारी जॉब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।